वीरपुर नामक गांव में मनोज नाम का एक कुम्हार रहता था। वो अपने गांव में ही मिट्टी के मटके और बर्तन बनाकर बेचा करता था। मनोज के हाथ के बने मटके गांव वालों को बहुत पसंद थे। गांव वालों का कहना था कि मनोज के मटके जादुई मटके होते हैं। मनोज, तुम्हारे जैसे मटके इस गांव में कोई भी नहीं बना सकता। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे हाथ के मटके ही पसंद आते हैं। ये जल्दी टूटते नहीं और इनमें पानी भी बहुत ठंडा रहता है। साथ ही पानी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है। ऐसा लगता है कि बस पीते जाओ। धन्यवाद भैया। एक बात तो बताओ मनोज, आखिर तुम इतना अच्छा मटका कैसे बना लेते हो? बस भाई, हाथ हाथ की बात है। मैं कोई जादू तो करता नहीं, बस थोड़ी मेहनत और प्यार से इन मटकों को बनाता हूँ। चलो, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, मगर मुझे इस गांव में तुम्हारे अलावा किसी के हाथ के मटके पसंद नहीं आते। इतना कहकर वो आदमी मनोज से मटका खरीदकर वहाँ से चला जाता है। मनोज भी मटके बेचकर अपने बेटे आशीष के साथ घर की तरफ चल देता है। रास्ते में आशीष अपने पिता से कहता है, पिताजी, वाकई आपके हाथ से बने मटके पूरे गांव में बहुत मशहूर हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपके बनाए मटके कोई आम मटके नहीं। इसमें कुछ तो ऐसा जरूर है जो इनको जादुई मटके की तरह बनाता है। आखिर आप ऐसा क्या करते हैं पिताजी, जिससे ये मटके लंबे समय तक टिके रहते हैं? साथ ही पानी भी बहुत ठंडा और स्वादिष्ट रहता है। पुत्र आशीष, ये तो बस एक कला है। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर मनोज आशीष की बात को टाल देता है और फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन मनोज मटके बनाने के लिए बैठता है। तभी वहाँ उसकी बेटी रचना आती है और मनोज से कहती है, पिताजी, मेरी सहेली शीला है ना, वो कह रही थी कि उसके पिताजी भी आपकी तरह कुम्हार हैं, लेकिन गांव के लोग उनके मटके नहीं खरीदते और गांव वालों का कहना है कि आपके हाथ के बने मटके जादुई मटके के बराबर होते हैं। क्या ये सच बात है? अरे हाँ मेरी बुद्धू बहन, तुम्हें नहीं पता क्या कि पिताजी के बनाए हुए मटके पूरे गांव में मशहूर हैं? हाँ भैया, वैसे आपने सच कहा। पिताजी बहुत सुंदर सुंदर मटके बनाते हैं। बच्चों, अब अपनी अपनी बातें खत्म करो और मेरे साथ इन मटकों को बनाने में मदद करो। मनोज ये कहकर मटका बनाने लगता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन अचानक आशीष मनोज से कहता है, पिताजी, आज आपको ये बताना ही होगा कि आप मटके कैसे बनाते हैं जो ये इतने ज्यादा अच्छे बनते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी बताई हुई किसी भी बात को किसी और के सामने नहीं बताओगे। ठीक है पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये रहस्यमय बात किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो फिर सुनो। मैं जिस जगह से इन मटकों को बनाने के लिए मिट्टी लाता हूँ, वो कोई आम जगह नहीं है। मैं ये मिट्टी जंगल में मौजूद रहस्यमय गुफा के पास से लाता हूँ। उस गुफा के पास जादुई मिट्टी रहती है, इसलिए मेरे मटके सबसे अलग होते हैं। तो पिताजी, आपके सुंदर मटके का राज ये है। वैसे पिताजी, अगर आप बुरा न माने तो आज हम दोनों भी आपके साथ
मिट्टी लेने चलें? आज नहीं बेटा, आज तो मैं पहले से ही वहां से मिट्टी लेकर आ चुका हूं, इसलिए अब हम कल चलेंगे। ठीक है पिताजी। अगले दिन सुबह सुबह वो तीनों रहस्यमयी गुफा के पास से मिट्टी लेने निकल जाते हैं। आशीष और रचना, ये देखो, यही वो रहस्यमय गुफा है। मैं इसी गुफा के बाहर से मिट्टी निकालता हूँ। अच्छा पिताजी, तो ये है वो जादुई मिट्टी? ये मिट्टी तो सच में जादुई है पिताजी। बच्चों, अब जल्दी जल्दी मिट्टी निकालना शुरू करो। मनोज ये कहकर अपने बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी निकालने लगता है। मिट्टी निकालने के बाद वो तीनों जैसे ही घर के लिए निकलने लगते हैं, वैसे ही आशीष मनोज से कहता है, पिताजी, क्यों ना हम एक बार उस रहस्यमय गुफा के अंदर जाकर देखें? आखिर पता तो चले कि उस गुफा में है क्या। खबरदार, तुम बिल्कुल भी उस गुफा में नहीं जाओगे। पर क्यों पिताजी? क्योंकि लोगों का कहना है कि ये एक रहस्यमय गुफा है और जो भी एक बार इस गुफा के अंदर जाता है वो दोबारा वापस नहीं लौटता। मनोज ये कहकर अपने बेटे और बेटी को वहां से घर की तरफ भेज देता है। खुद पीछे किसी काम के लिए रुक जाता है। ये आजकल के बच्चे भी ना कोई बात इतनी आसानी से नहीं मानते। मैं भला कैसे इनको उस खतरनाक गुफा में जाने की इजाजत दे दूं? मनोज ये सोचकर मटकों को पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसकी नजर जंगल में एक हंसनी पर पड़ती है, जिसे गीदड़ बुरी तरह मार रहा था। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों मार रहे हो? ये मेरा शिकार है, आज मैं इसकी जान ले लूंगा। आखिर तुम इस हंसनी का शिकार क्यों करना चाहते हो? ऐ, देखो, तुम जो कोई भी हो अपना काम करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो, वरना ये मेरी जान ले लेगा। चालाक हंसिनी, मैं तेरी तलाश में कब से था, लेकिन तू कभी मेरे हाथ नहीं आती थी। इतनी मुश्किल से आज तू मेरे हाथ लगी है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर गीदड़ जैसे ही उस हंसनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मनोज अपने पास रखी माचिस को जलाकर उस गीदड़ के पंखों पर फेंक देता है। इस तरह वो गीदड़ वहीं जलकर मर जाता है और हंसनी बच जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं आते तो आज ये गीदड़ मेरी जान ले लेता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हारी जगह और कोई भी होता तब भी मैं यही करता। मनोज की ये बात सुनकर हंसिनी बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हारी अच्छाई से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये जादुई घेरा देती हूँ। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर हंसिनी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मनोज अपने घर पर आकर मटके बनाने में व्यस्त हो जाता है। तभी आशीष उसकी नजर से बचकर जंगल की तरफ गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर चलते चलते आशीष को बहुत सारा खजाना नजर आता है, जिसे देख आशीष की आंखें चमक जाती हैं। अरे ये क्या, इतना सारा खजाना! अगर मैं ये खजाना पिताजी को दे दूं
तो फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर हमें मटके बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आशीष ये कहकर जैसे ही उस खजाने को छूता है वैसे ही वहाँ पर एक राक्षस प्रकट होता है। आखिर तुम मेरी गुफा में आ ही गए। तुम जैसे लालची लोग ही यहाँ आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की? जो भी मेरे इस कीमती खजाने पर बुरी नजर डालता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अब तुम हमेशा के लिए यहीं कैद रहोगे। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। मैं तो बस ये देखने आया था कि आखिर इस गुफा में क्या है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। हर चोर यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं की। राक्षस ये कहकर हवा में गायब हो जाता है। तभी आशीष जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो इस तरह चिल्लाता है कि उसकी आवाज गुफा के बाहर सुनाई देती है। बेटी रचना, आशीष कहाँ है? वो कब से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मैंने उसे जंगल की तरफ जाते देखा था। रचना, ये तुम क्या कह रही हो? आशीष जंगल की तरफ गया है? हाँ पिताजी। लगता है वो जरूर उस रहस्यमय गुफा की तरफ गया होगा। उसे बहुत उत्सुकता थी उस रहस्यमय गुफा के बारे में जानने की। मनोज ये कहकर गुफा के पास अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है, जहां उसे साफ साफ आशीष के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आशीष बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ करता हूँ। मनोज परेशान होकर आसपास के लोगों से अपने बेटे के लिए मदद मांगता है, लेकिन रहस्यमयी गुफा का नाम सुनकर लोग उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। मनोज थक हार कर अपने घर के पास बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त नीरज आता है और मनोज से पूछता है, अरे भाई मनोज, क्या बात है? तुम यहाँ इस तरफ क्यों बैठे हो? आज तुम मटके नहीं बना रहे? नीरज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा जंगल के पास उस रहस्यमय गुफा के अंदर कैद हो गया है। मैं उसे बचा नहीं पा रहा। तुम ही मेरी कुछ मदद कर दो। देखो मनोज, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो है हमारे राज्य के राजा। तो बेहतर वही होगा कि तुम जल्द से जल्द महाराज के पास जाओ और उनसे मदद मांगो। वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। नीरज ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि मनोज नीरज की बात मानकर राजा के पास पहुँचता है। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं इस गांव का कुम्हार मनोज हूँ। कहो मनोज, तुम यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, दरअसल मेरा पुत्र आशीष जंगल की रहस्यमय गुफा में कैद हो गया है और मैं उसे बिना आपकी मदद के नहीं बचा सकता। मनोज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा पुत्र आखिर उस गुफा में करने क्या गया था? पता नहीं महाराज, उसे उस रहस्यमय गुफा के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी, इसलिए वो मुझे बिना बताए वहां चला गया और अब उसके चिल्लाने की आवाज उस गुफा से आ रही है। राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ उस रहस्यमयी गुफा के पास जाते हैं। मंत्री जी, इस गुफा पे ढके हुए जितने भी पत्थर है उन सबको हमारे सिपाहियों से कहकर हटवाइए और आशीष को उस गुफा से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। राजा के कहने पर मंत्री जी सिपाहियों से पत्थर हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन सारे सिपाही उस पत्थर को हटाने में असफल रहते हैं।
क्षमा करें महाराज, मगर ये पत्थर इतने भारी है कि हम इन्हें हटाने में असफल हो रहे हैं। राजा परेशान होकर मनोज से कहते हैं, मनोज तुम परेशान मत हो, हम जरूर तुम्हारे पुत्र को सही सलामत इस गुफा से निकाल लेंगे। अभी राजा मनोज से ये कह ही रहे थे कि तभी वहाँ वही हंसनी आती है और राजा से कहती है, प्रणाम महाराज। प्यारी हंसनी, तुम यहाँ? महाराज, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। मैंने यहाँ पर आवाज़ें सुनी तो देखने चली आई। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ इतने लोगों के साथ क्यों आए हैं? असल में बात यह है कि इस गुफा में मनोज का पुत्र फंस गया है। हम उसे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज, ये गुफा कोई आम गुफा नहीं है, बल्कि शैतान की गुफा है, और जो भी इसके अंदर एक बार जाता है वो हमेशा के लिए कैद हो जाता है। फिर हम ऐसा क्या करें जिससे मनोज का पुत्र सही सलामत वापस निकल सके? हंसनी राजा की बात सुनकर मनोज की तरफ देखती है और कहती है, अरे तुम तो वही हो जिसने उस गीदड़ से मेरी जान बचाई थी। हाँ हाँ हंसिनी, मैं वही हूँ, मगर आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है मनोज, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारे बेटे को सही सलामत गुफा से वापस निकालने की। हंसनी ये कहकर अपनी आंखें बंद करती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। तभी वो सारे पत्थर अपने आप रास्ते से हट जाते हैं। मनोज और राजा पत्थर हटते ही हंसनी के साथ उस गुफा में दाखिल होते हैं, जहां आशीष एक पत्थर से बंधा हुआ रहता है। बेटा आशीष, तुम ठीक हो ना? देखो हम आ गए, अब हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेंगे। मनोज ये कहकर जैसे ही आशीष की तरफ कदम बढ़ाता है, वैसे ही वहाँ एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। अच्छा किया जो तुम लोग भी यहाँ आ गए। अब मैं तुम सबको भी कैद कर लूंगा। देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस तरह से हमें यहाँ कैद करने की बात कर रहे हो? तुम लोग लालची हो। तुम लोग यहाँ सिर्फ मेरे खजाने की तलाश में आए थे, और जो भी मेरा ये खजाना छुएगा मैं उसे इस गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। राक्षस ये कहकर उन सबको कैदी बनाने के लिए जादू करता है। तभी वहाँ मनोज के अलावा सभी लोग कैद हो जाते हैं, लेकिन मनोज पर उस राक्षस का जादू नहीं चलता। ये देख हंसनी मनोज से कहती है, मनोज, तुम परेशान मत हो। तुम पर इस राक्षस के जादू का असर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास मेरा जादुई घेरा है। हंसनी ये कहकर एक परी के रूप में प्रकट होती है, लेकिन वो भी राक्षस की कैद में आ जाती है। परेशान मत हो, मैं कोई हंसनी नहीं बल्कि एक जादुई परी हूँ। मैं उस दिन हंसनी के रूप में तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। मनोज हंसनी की बात सुनकर उससे कहता है, जादुई परी, अब क्या होगा? अब तो आप भी इस गुफा में कैद हो गई हैं। हाँ, लेकिन तुम कैद नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम ही हम सबको यहाँ से आज़ाद कर सकते हो। पर कैसे? मेरे दाहिने हाथ पर एक धागा बंधा है, इसे निकालकर तुम्हें जलाना होगा। मनोज तुरंत उस जादुई परी के हाथ पर बंधे धागे को खोलता है और अपने पास रखी माचिस से जला देता है। वो धागा जलते ही एक जादुई छड़ी बन जाता है। मनोज, तुम इस छड़ी को उस राक्षस की तरफ घुमाओ। मनोज परी के कहते ही वो छड़ी गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे वो राक्षस जलकर भस्म हो जाता है।
फिर उस गुफा में जितने भी लोग कैद हैं वो सब आजाद हो जाते हैं। शुक्रिया जादुई परी, अगर आज आप नहीं होती तो मैं अपने पुत्र को कभी नहीं बचा सकता था। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है मनोज। कल तुमने मेरी मदद की थी, आज मैंने तुम्हारी मदद की। अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई ही होता है।